और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। खूबसूरती के जाल में लोग, खासकर युवा, जल्दी फंस जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि बिछाया गया जाल खतरनाक भी हो सकता है। प्रिया भी ऐसा ही जाल बिछाती थी, जिसमें इस बार दुष्यंत फंस गया। प्रिया सेठ, यही नाम है उस भोली भाली और खूबसूरत चेहरे वाली लड़की का। वो चंद पलों में नौजवानों के दिल में उतर जाती थी। अपनी इसी खूबसूरती से प्रिया हजारों लोगों को शिकार बना चुकी थी। प्रिया के खिलाफ केवल 4 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक है जान से मारने का, दूसरा एटीएम तोड़ने का, तीसरा ब्लैकमेलिंग का और चौथा है पीटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का। वो पढ़ी लिखी है। राजस्थान के पाली जिले के छोटे से शहर फालना में नेहरू कॉलोनी की रहने वाली प्रिया के पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं। मां अध्यापिका रही है। दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे। फूफा जोधपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और एक भाई और एक बहन भी हैं। इंग्लिश मीडियम से 82% अंकों के साथ प्रिया ने फालना से 10वीं कक्षा पास की थी। फिर सीनियर सेकेंडरी में 78% नंबर आए थे। माता पिता अपनी इस लाडली बेटी को प्रोफेसर बनाना चाहते थे, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई के लिए 20 साल की उम्र में ही जयपुर भेज दिया था। यह सन 2011 की बात है। छोटे से शहर फालना से जयपुर आकर प्रिया ने मानसरोवर कॉलोनी के एक निजी कॉलेज में प्रवेश ले लिया तो उसकी आंखों में प्रोफेसर बनने के सपने तैरने लगे। पहले वो रिश्तेदार के घर में ठहरी। कॉलेज जाने के बाद जब मौका मिलता वो जयपुर घूमने निकलती। कभी कभी दिन ढलने के बाद लौटती। जल्द ही वो जयपुर महानगर के चकाचौंध में खो गई थी और उन्मुक्त जीवन जीने के बारे में सोचने लगी थी, जिसमें ना किसी की रोक टोक हो और ना ही कोई बंधन हो। प्रिया की उन्मुक्तता में प्रोफेसर बनने का सपना धुंधला सा रह गया था। वो रिश्तेदार का घर छोड़कर मानसरोवर में ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी थी। वैसे तो माता पिता उसे जयपुर में रहने खाने और पढ़ाई का खर्च उसके लिए भेजते रहते थे, लेकिन उन पैसों से उसकी मनचाही आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। अपने शौक पूरे करने के लिए प्रिया को पैसों की जरूरत महसूस होने लगी। अकेले रहते हुए दौलत की चाह में वो कब अनैतिक काम करते हुए अपराध के दलदल में उतर गई, उसे खुद ही नहीं पता चला। आज प्रिया के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसने जयपुर में रहते हुए 5 साल के दौरान हर तरह के हथकंडे अपनाए। आलीशान फ्लैट में रहना, लग्जरी कार में घूमना, महंगी शराब पीना, गांजे की सिगरेट का नशा और मौज मस्ती, उसने सब तरह की ऐश की। अपने हुस्न की झलक दिखाने के लिए उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई। वो करोड़पति और अरबपति लोगों को अपने हुस्न के जाल में फांसने की फिराक में रहती थी। बहुत से नवधनाढ्य उसकी अदाओं पर फिदा हुए थे। प्रिया ने उनको अपने गोरे बदन की चमक दिखाई और पैसे झटकने के बाद उनको ही झटक दिया। पहली मुलाकात में ही अपनी मोहक मुस्कान दिखाकर वो लोगों से 20 से 25 हजार रुपए तक आराम से झटक लेती थी। बीच में कुछ समय के लिए वो दिल्ली और नोएडा में जाकर भी रहने लगी थी, लेकिन वहां से जल्दी ही वापस जयपुर लौट आई। अब वो जयपुर के व्यवसायी दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ सलाखों के पीछे है। 3 बार पहले भी वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसे ना तो दुष्यंत की हत्या का मलाल है और ना ही कोई अपराध बोध। प्रिया कुख्यात लेडी डॉन बनना चाहती है। वो कहती है, मैंने दुनिया का पहला मर्डर नहीं किया है, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। मैं पैसे की बदौलत वो सब चीजें खरीदना चाहती हूं जिनकी मुझे ख्वाहिश है। वो ये भी कबूलती है कि 2 साल में उसने 1.5 करोड़ रुपया कमाया है। प्रिया जितनी खूबसूरत है, उसकी मेधावी लड़की से कातिल बनने और लेडी डॉन बनने की तमन्ना रखने तक की कहानी उतनी ही घुमावदार है। अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए ही उसने दुष्यंत का अपहरण कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। जयपुर में शिवपुरी विस्तार झोटवाड़ा के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद शर्मा सहकारिता विभाग में नौकरी करते हैं। उनका इकलौता बेटा दुष्यंत फ्लाई ऐश और बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। दुष्यंत की शादी करीब 3 साल पहले विनीता से हुई थी। उनका करीब 1-1.5 साल का एक बेटा भी है, जिसका नाम है कान्हा। इसी 2 मई की शाम 6 बजे दुष्यंत अपने घर पहुंचा था। इसके कुछ देर बाद ही उसके मोबाइल पर एक फोन आया तो वो अपने परिवार वालों से यह कहकर निकल गया कि कोई जरूरी काम आ गया है और निपटाकर वापस आता हूं। दुष्यंत देर रात तक घर वापस नहीं लौटा तो पिता रामेश्वर ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। दुष्यंत अगले दिन सुबह भी घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वाले चिंतित हो गए। वो उसके कारोबारी दोस्तों और अन्य लोगों से पता करने लगे।
इस बीच सुबह करीब 10:15 बजे रामेश्वर प्रसाद शर्मा के मोबाइल पर दुष्यंत का फोन आया। दुष्यंत ने मोबाइल पर ही रोते हुए पिता से कहा कि ये लोग मुझे मार देंगे या रेप केस में फंसा देंगे, इनको पैसे दे दो। रामेश्वर प्रसाद बेटे की बात को समझ पाते इससे पहले ही दुष्यंत से एक युवती ने फोन छीन लिया और रामेश्वर प्रसाद से कहा कि दुष्यंत हमारे कब्जे में है, अभी आधे घंटे में 10 लाख रुपए इस खाते में जमा करा दो, पुलिस को बताया तो हम इसको मार डालेंगे। युवती की बात सुनकर रामेश्वर समझ गए कि उनका बेटा किसी मुसीबत में है। वो बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने युवती से फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी मैं 3 लाख रुपए दे देता हूं। इस पर वो युवती गालियां देने लगी और तुरंत पैसा जमा कराने को बोला। रामेश्वर प्रसाद ने करीब 1 घंटे में 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दुष्यंत के खाते में डलवा दिया। फिर दुष्यंत ने फोन पर युवती को 3 लाख रुपए जमा कराने की सूचना दी। इस पर युवती ने व्हाट्सएप पर 3 लाख रुपए की रसीद मंगवाई और बाकी रुपए जल्दी से जल्दी डालने को बोला। इस बीच दुष्यंत की पत्नी विनीता को पति के अपहरण और इस धमकी की बात पता चली तो उसने अपने भाई को यह बात बताई। विनीता के भाई ने पुलिस को सूचना दे दी। दुष्यंत की किडनैपिंग की सूचना पर पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रतन सिंह, जोटवाड़ा के सहायक पुलिस आयुक्त आस मोहम्मद, करगनी थाना प्रभारी अनिल जसोरिया, जोटवाड़ा थाना प्रभारी गुरभूपेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर हेमंत और मान सिंह और कांस्टेबल सुरेश, अमन और प्रवीण की एक टीम गठित की। इस पुलिस टीम ने दुष्यंत की तलाश की। उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। दुष्यंत के घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कारोबारियों से पूछताछ की गई। दुष्यंत के मोबाइल की लोकेशन जयपुर में बजाज नगर अनीता कॉलोनी के आसपास आ रही थी। इस पर पुलिस दोपहर करीब 12:30 बजे अनीता कॉलोनी पहुंच गई और दुष्यंत और उसके कार को तलाशती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। चूंकि उन्हें यह बात पता चल चुकी थी कि दुष्यंत के किडनैपर्स ने उसके बैंक खाते में रकम डलवाई है, इसलिए पुलिस ने उसके बैंक खाते पर भी नजर रखना शुरू कर दिया। इसी बीच पता चला कि दुष्यंत के खाते से जयपुर में टोंक रोड पर नेहरू उद्यान के पास स्थित एक एटीएम में किसी युवती ने 20,000 रुपए निकाले हैं। एक तरफ पुलिस की टीमें दुष्यंत की तलाश कर रही थी, दूसरी ओर 3 मई की देर शाम जयपुर के पास ही आमेर थाने इलाके में दिल्ली बाईपास पर नई माता मंदिर के पास सुनसान जगह पर ट्रॉली वाले सूटकेस में एक युवक की बॉडी बरामद हुई थी। बॉडी के सिर पर चोट के निशान भी मिले थे और गले पर भी 4-5 निशान थे। जहां सूटकेस मिला वहां एक कार के पहियों के निशान भी नजर आए थे। सूटकेस में बॉडी मिलने की सूचना पर पुलिस उपायुक्त सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। युवक के हाथ पैर चुनरी और स्कार्फ से बंधे हुए थे। उसके कपड़ों की जेब में ऐसी भी कोई चीज नहीं थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती। दूसरी ओर पुलिस की एक टीम ने दुष्यंत की कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया तो पता चला कि दुष्यंत ने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन वो पैसे लेने के लिए नहीं आया। एक मोबाइल नंबर पर पुलिस की बात दुष्यंत के दोस्त महेश से हुई थी। महेश ने पुलिस को बताया कि दुष्यंत का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो युवती बजाज नगर अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में रहती है। दुष्यंत की प्रेमिका का पता चलते ही जोटवाड़ा पुलिस 3 मई की रात अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट स्थित 402 नंबर फ्लैट में पहुंच गई। वहां पर युवती और एक युवक कहीं जाने की तैयारी में लगे हुए थे। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो वहां पर खून फैला हुआ था। दोनों से पूछताछ की गई तो युवती का नाम प्रिया सेठ और युवक का नाम दीक्षांत कामरा पता चला। उन्होंने दुष्यंत की किडनैपिंग से लेकर उसे मारने तक की बात को पुलिस को बता दिया। दुष्यंत के साथ ये सब हुआ ये जानकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। उन्होंने दुष्यंत की बॉडी के बारे में पूछा तो प्रिया और दीक्षांत ने बताया उन्होंने उसकी बॉडी को एक ट्रॉली सूटकेस में बंद करके आमेर इलाके में फेंक दिया है। इस पर पुलिस ने दुष्यंत के परिजनों से उसकी शिनाख्त कराई। दुष्यंत की बॉडी मिलने के बाद मामला बेहद संगीन हो गया था। पुलिस ने दुष्यंत के अपहरण और मारने के मामले में प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा से पूछताछ के बाद एक दूसरे युवक लक्ष्य वालिया को भी हिरासत में ले लिया। बाद में तीनों को आईपीसी की धारा 364A और 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिया के अपार्टमेंट में खड़ी दुष्यंत की कार भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों में दीक्षांत कामरा श्री गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में इंदिरा कॉलोनी और लक्ष्य वालिया श्री गंगानगर के चावला चौक की पुरानी आबादी का रहने वाला था। दीक्षांत कामरा मुंबई में मॉडलिंग करता था। वो आजकल प्रिया सेठ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जयपुर के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में रह रहा था। दीक्षांत के पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं। लक्ष्य वालिया जयपुर में मालवीय नगर स्थित तनिष अपार्टमेंट में रहता है। उसके पिता जीवित नहीं है। मां टैक्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है।
प्रिया सेठ ने ईडन गार्डन अपार्टमेंट में करीब 1.5 साल पहले ही दिल्ली निवासी हर्ष कुमार यादव से 402 नंबर का फ्लैट किराए पर लिया था। तीनों आरोपियों से पूछताछ में दुष्यंत को लेकर जो कहानी उभर कर सामने आई वो इस तरह से है। प्रिया सेठ सोशल मीडिया टिंडर ऐप पर एक्टिव थी। इसी साल फरवरी मार्च महीने में इसी ऐप पर दुष्यंत का प्रिया से संपर्क हुआ था। दुष्यंत ने खुद को दिल्ली निवासी विवान कोहली बताकर प्रिया से चैटिंग शुरू की थी। चैटिंग करते हुए दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। फिर मिलना जुलना और घूमना फिरना भी होने लगा था। दुष्यंत ने प्रिया से खुद को विवान कोहली के रूप में दिल्ली का एक बिलियनियर व्यापारी बताया था। उसने प्रिया से कहा था कि उसके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दुष्यंत का रहन सहन करोड़पति व्यापारी जैसा ही था। विवान कोहली को अरबपति व्यापारी समझकर प्रिया उसे अपने जाल में फंसाने लगी। असल में प्रिया के बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा पर काफी कर्जा हो गया था, इसलिए प्रिया ने दीक्षांत का कर्ज उतरवाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर विवान कोहली को फंसाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार प्रिया ने 2 मई को विवान कोहली बने दुष्यंत को फोन करके जयपुर के अपने फ्लैट में बुलाया। दुष्यंत उस दिन शाम को प्रिया के ईडन गार्डन अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर पहुंचा तो प्रिया ने अपने दोस्तों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। दुष्यंत को बंधक बनाने के बाद प्रिया ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो जेब में मिले डॉक्यूमेंट से पता चला कि वो दिल्ली का विवान कोहली नहीं बल्कि जयपुर के झोटवाड़ा का रहने वाला दुष्यंत है। उसके बैंक खाते में भी ज्यादा रकम नहीं थी। इस पर तीनों ने मिलकर पहले दुष्यंत के परिवार वालों से फिरौती वसूलने की बात तय की। इसी के तहत 3 मई की सुबह करीब 10:15 बजे दुष्यंत से उसके पिता रामेश्वर प्रसाद को फोन कर 10 लाख रुपए मांगे गए। रामेश्वर प्रसाद के बेटे दुष्यंत के खाते में 3 लाख रुपए उन्होंने डाल दिए तो प्रिया सेठ ने कुछ देर बाद ही अपने फ्लैट से कुछ दूर स्थित एक एटीएम से 20,000 रुपए निकाल भी लिए। उसके बाद प्रिया और उसके दोस्तों को यह डर था कि दुष्यंत को छोड़ देने के बाद उनका भांडा फूट जाएगा, इसलिए 3 मई की दोपहर में फ्लैट पर ही उन्होंने उसको चाकू से गोदकर खत्म कर दिया। फिर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद ये लोग दुष्यंत की बॉडी को एक ट्रॉली सूटकेस में रखकर दुष्यंत की ही कार में उसी दिन दोपहर में आमेर इलाके के दिल्ली बाईपास पर फेंक आए। प्रिया के लालच ने रामेश्वर प्रसाद शर्मा के घर का आखिरी चिराग भी बुझा दिया। 2 बेटों की अर्थीयों को कांधा दे चुके रामेश्वर प्रसाद की आंखें पथरा गई थी। उनका सबसे बड़ा बेटा हिमांशु 30 साल पहले महज 1.5 साल की उम्र में ही चल बसा था। इसके बाद 2 बेटे दुष्यंत और पीयूष पैदा हुए तो उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। लेकिन करीब 6 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में पीयूष की मौत हो गई। दुखों का पहाड़ छटा भी नहीं था। लोगों ने दोस्त बनकर अपने लालच के लिए दुष्यंत को भी पूरी तरह से शांत कर दिया। सन 2011 में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जयपुर आई प्रिया अपनी रूममेट के साथ रहते हुए देह व्यापार से जुड़े गिरोह के संपर्क में आ गई। पहली बार जुलाई 2014 में जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में वो देह व्यापार में पकड़ी गई थी। इसके 5 महीने बाद ही 30 नवंबर 2014 की रात वो मानसरोवर इलाके में रजत पथ पर एक एटीएम तोड़ने के प्रयास में अपने साथी अनिल जांगीड़ के साथ पकड़ी गई थी। उस समय वो जयपुर के गंज सिंहपुरा के सुंदर नगर में किराए पर रहती थी। अनिल जांगीड़ अजमेर के किशनगढ़ के पास कासिर गांव का रहने वाला है। वो जयपुर के गंज सिंहपुरा में रहता है और फर्नीचर का काम करता है। प्रिया ने एक दिन अनिल को अपने कमरे का फर्नीचर ठीक करने के लिए बुलाया था। इसके बाद दोनों मिलने लगे। प्रिया ने अनिल को मोटा पैसा कमाने का झांसा दिया और एटीएम लूटने की योजना बनाई। योजना के अनुसार वो लोग रेकी करने के बाद गैस कटर और जरूरी औजार लेकर टैक्सी से बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूटने राजद पथ पर पहुंचे थे। टैक्सी उन्होंने दूर खड़ी कर दी थी। उन्होंने गैस कटर से एटीएम को काट भी दिया था। इसी दौरान पुलिस का मोटरसाइकिल गश्ती दल आ गया। पुलिस को देखकर प्रिया भाग गई। पुलिस ने अनिल जांगीड़ को मौके पर ही पकड़ लिया। कई घंटे बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने प्रिया को भी गिरफ्तार कर लिया। एटीएम लूटने के मामले में जमानत पर छूटने के बाद प्रिया जयपुर छोड़कर दिल्ली चली गई। वहां नोएडा में रहते हुए जयपुर के रहने वाले गजराज सिंह से उसकी जान पहचान हुई। इस दौरान प्रिया और गजराज सिंह आपस में मिलने जुलने लगे। बाद में प्रिया सेठ वापस जयपुर आ गई। इसी साल जनवरी में जयपुर के वैशाली नगर के रहने वाले गजराज सिंह ने प्रिया के खिलाफ वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 4 महीने पहले प्रिया ने गजराज को रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी और 10 लाख रुपए मांगे थे और कहा था कि पैसे नहीं दिए तो तेजाब फेंककर जलवा भी दूंगी। इससे घबराकर गजराज ने प्रिया को 7.5 लाख रुपए दे दिए थे।
पूरे 10 लाख रुपए नहीं मिलने पर वो आए दिन गजराज के घर आकर हंगामा करती रहती थी और धमकी देती थी। तब गजराज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। गजराज की रिपोर्ट पर वैशाली नगर थाना पुलिस ने इसी साल 8 मार्च को प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि प्रिया अनैतिक काम करने के लिए ऑनलाइन एस्कॉर्ट सेवा भी चलाती थी। इसके अलावा ऐप की मदद भी लेती थी। ऑनलाइन कांटेक्ट होने के बाद प्रिया कार से अपने ड्राइवर गणेश के साथ ग्राहक के पास पहुंचती थी। वहां इस काम का 10 से 50 हजार रुपए में सौदा करके पैसे लेती थी। इसके बाद पैसे गाड़ी में रखकर आने की बात कहकर ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से भाग जाती थी। सोशल मीडिया के जरिए प्रिया लोगों से दोस्ती कर लेती थी और मिलने के लिए फ्लैट पर बुलाती थी। वो पहले महंगी शराब पिलाती थी और आओ भगत करने के बाद खुद ही अपने कपड़े फाड़कर रेप केस में फंसाने की धमकी देती थी और पैसों की डिमांड करती थी। पीड़ित लोग मजबूरन उसे पैसा देकर उससे पीछा छुड़ाते थे। लोग लाज के भय से पुलिस में शिकायत भी नहीं करते थे। प्रिया सेठ ने इस तरह से सैकड़ों वारदातें की हैं, लेकिन वो पुलिस के रिकॉर्ड में कहीं नहीं है क्योंकि पीड़ित लोग ऐसे मामलों की शिकायत ही नहीं करते थे। प्रिया इतनी शातिर है कि जब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 मई को दुष्यंत को मारा, तब भी उसके पास एक व्यक्ति का अनैतिक काम के लिए फोन आया। उस आदमी ने प्रिया को रेलवे स्टेशन के पास नामचीन होटल में बुलाया। प्रिया कैब लेकर उस होटल में पहुंच गई और उस व्यक्ति से रुपए लेकर भाग गई। पूछताछ में सामने आया कि प्रिया और दीक्षांत का 1 महीने का खर्चा करीब 2 लाख रुपए है। खाने से पहनने तक उसे लग्जरी शौक है। दीक्षांत 80,000 के विदेशी ब्रांडेड जूते और 45,000 की घड़ी पहनता है। कपड़े भी ऐसे ब्रांडेड पहनता है जिनके स्टोर राजस्थान में है ही नहीं। प्रिया भी 45,000 रुपए कीमत के सैंडल पहनती थी। उसे महंगे कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स के अलावा कीमती शराब और नशीली सिगरेटों का शौक भी था। वो हमेशा हवाई जहाज में सफर करती थी। यह भी एक विडंबना है कि प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड दीक्षांत लोगों को ही नहीं, एक दूसरे को भी धोखा दे रहे थे। वैसे तो दोनों ने अपने अपने हाथों पर एक दूसरे के नाम के टैटू बनवा रखे थे, मगर इसके बाद भी दोनों के ही कई लोगों से संबंध थे। प्रिया ने दीक्षांत का पासपोर्ट भी छीनकर अपने पास रख लिया था। एक बार दीक्षांत प्रिया को छोड़कर गंगानगर चला गया तो प्रिया ने उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया, जिसके बाद दीक्षांत वापस जयपुर आकर प्रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। प्रिया ही उसके सारे खर्चे उठाती थी। लक्ष्य इन दोनों का दोस्त था। ये तीनों मिलकर शराब पार्टी करते थे। 2 मई को भी लक्ष्य वालिया शराब पीने प्रिया के फ्लैट पर आया हुआ था। वहां दुष्यंत से मोटी रकम वसूलने की योजना बनाई गई। बाद में अगले दिन प्रिया और दीक्षांत का साथ देते हुए उसने दुष्यंत को मारने में सहयोग किया। दुष्यंत की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी वो कार से प्रिया और दीक्षांत के साथ गया था। इन लोगों ने दुष्यंत के बैंक खाते से 3 लाख रुपए दीक्षांत की ई वॉलेट में ट्रांसफर करने का इरादा रखा था। ये काम करने से पहले ही वो पुलिस के पकड़ में आ गए। इन लोगों का इरादा दुष्यंत की कार से जयपुर के बाहर भागने का भी था। इसके लिए उन्होंने फर्जी नंबर प्लेट भी तैयार करवा ली थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 5 मई को अदालत में पेश कर 11 मई तक की रिमांड पर लिया। रिमांड के पीरियड में पुलिस ने प्रिया के फ्लैट से बैग, चाकू, खून से सने कपड़े, चादर, रस्सियां और सूटकेस आदि बरामद किए थे। इसके अलावा शराब की बोतलें, कागज में लिपटी नशीली सिगरेट आदि भी मिली थी।